हे गाइस, आप लोगों के लिए एक अपडेट था। जैसे कि अभी एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है, अभी प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अनअकैडमी ला रहा है अपनी तरफ से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विच एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस। सो आप लोग डेट्स याद रखना, 16 नवंबर ना शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें कि आप लोगों को मिलेगा रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगा। तो इससे आप लोगों को प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से इसको चेकआउट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और एक और अपडेट भी था आप लोगों के लिए, अभी अनअकैडमी ला रहा है CSR नेट एश्योर ऑफर, जिसमें कि आप लोगों को क्या मिलेगा कि आप लोग अगर 9 मंथ या फिर 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी से लेते हैं, तो अगर आप लोगों का अभी दिसंबर जो नेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें अगर आप लोगों का JRF क्लियर होता है, तो आप लोगों को जितना भी अमाउंट आपने सब्सक्रिप्शन परचेज करने में लगाया था उतना फुल्ली रिफंड आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा ये बहुत सही ऑफर है, इसको आप लोग एक बार चेकआउट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी तो चल रहा है 60% ऑफर चल रहा है सब्सक्रिप्शन पर, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, तो एक और अपडेट देखते हैं। अभी स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है अनअकैडमी का। आप लोग चाहे तो 13 से 15 नवंबर के बीच में स्पेशल क्लासेस जो है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो जिसमें कि आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के साथ, उनके डाउट्स वगैरह कैसे एप्लीकेशन को यूज करते हैं, कैसे डाउट्स पूछते हैं, उसमें ये सब एक्सपीरियंस मिलेगा। और पोल्स वगैरह भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग जल्दी से जाके एनरोल कीजिए। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मूलेस हम लोग ने देखा था और कुछ थ्योरीज देखे थे, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे कुछ टॉपिक्स रह भी गए थे जो डिस्कस नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, तो हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो पहली बात, ये एक क्वेश्चन है CSR नेट का। ठीक है, द ब्रांच लाइन फॉर द फंक्शन f ऑफ z गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डिवाइड बाई z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। तो इसमें पूछा है ब्रांच लाइन कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जो ब्रांच पॉइंट होता है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, है क्या, ये क्या होता है। पहली बात तो ये होता है क्या है ब्रांच पॉइंट है ना। पहले तुमको ब्रांच पॉइंट जानने से पहले फर्स्ट तुमको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जो फंक्शन होता है ना, मल्टी वैल्यूड फंक्शन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं क्या होता है, मैंने पहले से ही लिख रखा है ये चीज़। ठीक है, तो पहली बात है जो इसको येलो नहीं ग्रीन कर देते हैं। तो पहली बात है मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो पहली बात तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखें तो क्या है, अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z ले रहे हैं, ठीक है, उसका पावर 1 2 3 4 जितने भी इंटीजर्स हैं, उसके पावर जितने भी इंटीजर्स रहेंगे वो होगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो जिसके पावर फ्रैक्शन वगैरह रहेंगे वो होगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या है, पावर फ्रैक्शन में है। तो ये कैसे बनता है, ठीक है, ये कैसे बनता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, चलिए देखते हैं। तो पहली बात यहाँ पे क्या गिवन है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो f ऑफ z इज, तो z हमको क्या पता है, z होता है r e टू द पावर आयोटा थीटा, ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो z होता है r e टू द पावर आयोटा थीटा। तो आयोटा थीटा को हम लोग अगर देखें ये होता क्या है, e टू द पावर आयोटा थीटा, ये होता क्या है, इसको अगर एक्सपेंड करें क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक काम करें, ये cos थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता क्या है, ये लोग होते हैं पीरियडिक फंक्शंस। ठीक है, ये अपना जो पीरियडिक फंक्शन मतलब अपना वैल्यू वो किसी पीरियड के बाद बार बार रिपीट करे। ठीक है, तो ये cos थीटा और sin थीटा दोनों का पीरियड कितना होता है, 2π होता है। ये 2π के बाद ये अपना वैल्यू फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, cos 2nπ प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2nπ प्लस थीटा, ऐसे लिख सकता है कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
तो 2n पाई के अंदर n जीरो हो सकते हैं, n होता है कोई इंटीजर, ठीक है, n जीरो एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, रिपीट कितनी बार करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें, ये z की वैल्यू 1/2 था, तो इसको अगर 1/2 कर दे तो होगा कितना, r की पावर 1/2 e टू द पावर आयोटा थीटा के बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, e टू द पावर, हाँ, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, हमने 2n पाई ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि वो सेम ही चीज देगा ना, यहाँ पे पीरियडिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन तो दोनों के दोनों पीरियडिक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, रुको, इसको अगर r टू द पावर r हाफ को अगर हम लोग बाहर भी निकाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो आसानी होगा एक ही साथ कैलकुलेट करने में। तो इसका पावर कितना है, 1/2 गिवन है, तो इसको अगर हम लोग निकाले कितना होगा, r की पावर 1/2, ये होगा e टू द पावर आयोटा थीटा अपन 2 इंटू e टू द पावर, ये होगा कितना, n पाई, ठीक है। तो ये करेगा क्या, एक एक वैल्यू, यहाँ पे हम लोग अगर n की पावर 0 पुट करते हैं तो हमको यही वैल्यू मिलेगा, बस r की पावर 1/2 e टू द पावर आयोटा थीटा अपन 2। तो ये हमको n की पावर n अगर हम इंटीजर को 0 लेंगे, अगर मतलब कोई वैल्यू हम लोग रिपीट नहीं करें, पहली मतलब n इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये होगा क्या, हमको देगा e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब फंक्शन सेम वैल्यू पे ही रहेगा, ठीक है, फंक्शन जहां था वहीं रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2n पाई n की वैल्यू 1 करते हैं, मतलब टोटल एक बार रोटेट करेगा, ठीक है, अगर एक बार रोटेट करे तो फंक्शन ने क्या किया इस टाइम पे, e टू द पावर पाई है, तो e टू द पावर यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब ये होगा कितना, e टू द पावर पाई, यहाँ पे इसके साथ ऐड होके ये देगा कितने वैल्यू, ये 1 देगा, तो ये फंक्शन की मतलब e टू द पावर पाई आई होगा कितना, -1 होगा। तो -1 अगर होगा तो इसने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दिया। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली देखें कैसे समझ सकते हैं, ये कोई है प्लेन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई, यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ अगर ये आसान होगा, रियल एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इस पॉइंट से एक रोटेट किया, ठीक है, एक बार रोटेट किया, इस पॉइंट पे जब लोग हम आएंगे ना एक बार 2 पाई रोटेशन के बाद, तो इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, -1 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो पहले था, पहले जब n इज इक्वल टू 0 था उस टाइम पे तो +1 था, जब इसने एक बार रोटेट किया इस जगह पे फिर से क्या दिखा रहा है, -1। तो ये होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां पे भी अगर ये एक चीज है, तुम यहाँ पे अगर z की पावर 1/2 था, z की पावर अगर 1/3 होगा, z की पावर 1/4 होगा, तब कितने कितने होंगे, ये मतलब इस टाइम पे अगर हम लोग एक और चीज भी यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे कितने वैल्यू आ रहे हैं, एक जगह पे हम लोगों को 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, एक तो r की पावर हाफ e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2, और एक और वैल्यू मिल रहा है -r की पावर हाफ e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 2। तो 2 वैल्यू मिल रहे हैं, तो 2 फंक्शंस मिल रहे हैं, ये बोल क्या रहा है, कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। ये है क्या, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो दोनों को 2 कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन को मिला के ये एक ही फंक्शन दे रहा है, तो ये होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ब्रांच क्या होता है, पहली बात ब्रांच होता है इफ एफ ऑफ जेड इज मल्टी वैल्यूड देन ब्रांच इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो यही चीज बता रहा है, ब्रांच होता है ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये होते हैं इसके ब्रांच, ठीक है। z अगर हाफ होगा पावर, तो इसमें कितने हमको मिले, 2 अलग अलग वैल्यू मिले, तो 2 ब्रांचेस हैं इसके, ठीक है, 2 शाखाएं हैं इसके। और z की पावर अगर 1/3 होगा, 3 ब्रांचेस होंगे, 1/n होगा तो n ब्रांचेस होंगे। ये फ्रैक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो ये ब्रांच क्या होता है। अब चलते हैं ब्रांच पॉइंट क्या होता है, ठीक है। ब्रांच पॉइंट पर अगर हम लोग चले तो ये क्या होता है, वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 का, ठीक है। ए पॉइंट व्हिच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू, मतलब जहां से जो जिस पॉइंट से फंक्शन ने क्या किया, अपने वैल्यू चेंज किया, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये तो गया, ये तो एक चीज गया, इट्स ए टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। ये होता क्या है, ये एक टाइप का सिंगुलरिटी होता है, ठीक है। ब्रांच पॉइंट निकालने के लिए एक पहली बात तो ब्रांच पॉइंट होता क्या है, तुम लोग अभी जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए तुम लोग पोल निकाल रहे थे,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स में तुम लोग पोल निकाल रहे थे, सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो सिंगुलैरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, वो सिंगुलैरिटी होता क्या था, पहली बात वो एनालिटिक उस पॉइंट पे नहीं होता था, ठीक है, मतलब उसका वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा था। तो ये चीज वही बिल्कुल सेम है मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए। जब हम लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शन लेते हैं उसका जो ब्रांच पॉइंट होता है बिल्कुल वही होता है, ठीक है, सिंगुलैरिटी जैसा ही है, ठीक है। तो अगर z की पावर 1/2 इसका अगर डिफरेंशिएशन लेंगे तो आएगा कितना, 1/2 z की पावर 1/2। अगर z को 0 तुम लोग पुट कर रहे हो तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं, ये होता है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यही होता है ब्रांच पॉइंट। यहां पे होगा कितना, इसका ब्रांच पॉइंट कितना होगा, z = 0। और एक और भी है ब्रांच पॉइंट, सिर्फ z = 0 भी नहीं होगा, अगर हम इसको इनफाइनाइट भी कर दे, z = इनफाइनाइट पुट करें तब भी ये होगा इनफाइनाइट। तो इसके ब्रांच पॉइंट क्या होंगे, 0 होगा और इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें, ये क्या है, f(z) z² + 1, तो ये भी फ्रैक्शन, इसका पावर किसमें है, 1/2 है। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, देख के पता चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग 0 करेंगे तो होगा क्या, z² + 1 = 0, z = ±i। तो यहाँ पे क्या आया, ±i। आयोटा है क्या, +i एक है ब्रांच पॉइंट, -i एक है एक और ब्रांच पॉइंट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, आयोटा किस में रहता है, इमेजिनरी प्लेन में रहता है। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करें, ये होगा कितना, आयोटा, ये होगा -i। और एक चीज है, जो ब्रांच पॉइंट है ना, इससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, ये चीज है, हम लोगों का कोई रेडियस है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बार रोटेट किए z = 1/2 के लिए, यहाँ तक जब आ रहे हैं ये क्या हो रहा है, अपना वैल्यू चेंज कर दे रहा है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जो अगर ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म में बोले तो ये एक होता है रीमैन सरफेस जैसा है, ठीक है। रीमैन सरफेस का मतलब ये एक तरीके का मैनिफोल्ड होता है। तो तुम लोग ऐसे देख सकते हो, ये कोई शीट है, कोई प्लेन है, और इसको अगर हम लोग कैसे करें, इसको दो शीट्स रहेंगे और बीच में इसका कट रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम लोग देखें ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, दोनों शीट्स एक दूसरे को ऐसे ही, अगर ऊपर से हम लोग देखें तो दोनों शीट्स एक दूसरे के अंदर ऐसे ही जाएंगे। जब एक से हम लोग दूसरे में जाएंगे तब हम लोग दूसरे शीट में, जब हम एक से दूसरे एक बार रोटेट करेंगे तब क्या होगा, एक से दूसरे फोल्ड में चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। इसको ये थोड़ा 3D है, तुम लोग और ज़्यादा इतना डीप में भी नहीं, तुम लोग एक बार z का 1/2 सर्च कर लोगे, रीमैन सरफेस, ठीक है, तुमको शो कर देगा, गूगल पे तुम लोग देख लेना इसका फोटो जो है, ठीक है। तुम अगर एक जगह से एक 2π रोटेशन ले रहे हो दूसरे प्लेन के लिए, तुम दूसरे प्लेन में जाके पहुंच जा रहे हो, ठीक है। और इन दोनों का मेन जो बीच वाला पॉइंट होता है, वहां पे क्या होता है, उसी पॉइंट को ब्रांच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, तो जो ब्रांच कट होता है, ठीक है, ब्रांच पॉइंट, ब्रांच कट अभी तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्या होता है वो। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखे हैं कि z = +1 +i -y क्या है, ये है इसके ब्रांच पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोग सिंगुलैरिटी के लिए तुम लोग वहां पे जैसे ही निकाल रहे थे ना, पोल वगैरह सिंगुलैरिटी निकाल रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अभी चलते हैं ब्रांच कट क्या होता है, ए लाइन व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स द मल्टी वैल्यूड फंक्शन इनटू सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, एक लाइन होता है जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन, लाइन व्हिच रेस्ट्रिक्ट द मल्टी वैल्यूड फंक्शन इनटू सिंगल वैल्यूड फंक्शन, किसी भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनने में, ठीक है। हम लोग अभी एग्जांपल इसको देख रहे थे, ठीक है। ये चीज अगर यहां से रोटेट होके, तुम लोग इमेजिन करो, अगर ये पॉइंट तक पहुंच गया तभी होगा क्या, ये जो फंक्शन है ना, ये सिंगल वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि +1 अभी था इस जगह पे। अब अगर ये फिर से रोटेट कर गया, 2π का रोटेशन ले लिया, तो यहाँ पे चेंज हो गया वैल्यू, इसका -1 हो गया। इस जगह पे अगर पहुंच गया तो चेंज हो गया ना फंक्शन का वैल्यू, तो ये हो गया मल्टी वैल्यूड। हमें ये बताता है कि ब्रांच कट ये क्या होगा, तो यहां से पहले, ठीक है, जस्ट पहले
यहां से जस्ट पहले आने के लिए, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना है, तब जाके ये होगा क्या, सिंगल वैल्यू फंक्शन। तब तक यहां से जस्ट पहले ये होगा सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो इसको कैसे होता है पहले डिस्कस करते हैं। जो ब्रांच पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने प्लस आई माइनस आई लिया, ठीक है, यहाँ से प्लस आई माइनस आई, यहाँ पे हम लोग किसी अपने हिसाब से किसी रेडियस ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग रोटेट करेंगे, ये जो लाइन है ना, पहली बात ये जो देख रहे हो प्लस आई से माइनस आई के बीच में ये जो लाइन खींचा गया है, ये होता है ब्रांच कट, वह ब्रांच लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं यहां से, तो होगा क्या, ये अपनी वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। बिल्कुल यहां से भी अगर इसका ओवरऑल हम लोग ऐसे ही ले ले, इसके ऊपर ये दोनों अगर ब्रांच पॉइंट इसके अंदर रहेंगे, इसके ऊपर अगर हम लोग रेडियस लेके इसके ऊपर एक रोटेशन लेंगे, तब इस टाइम पे फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन इसको अगर कभी भी क्रॉस करेगा ना ये इस लाइन को, तब क्या होगा, फंक्शन में चेंजेस आते हैं। ये क्या करता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन करता है। मतलब ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। इसको अगर क्रॉस कर गया तो फंक्शन क्या होगा, मल्टी वैल्यूड बन गया, क्योंकि फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ये एक एग्जांपल है z² - 1, इसको अगर इसका अगर हम लोग निकाले क्या, इसका अगर हम लोग ब्रांच पॉइंट निकाले वो क्या होगा, z²। सिमिलरली कैसे होता है, z² - 1 = 0, तो z कितना होगा, +or-1। तो ये कितने किस में है, ये रियल में है, ये तो इमेजिनरी था, ये रियल एक्सिस था। तो रियल एक्सिस में ये है, तो इसके ऊपर अगर हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर इसके अंदर कहीं पे भी हम लोग रोटेशन लेते हैं इसके अंदर, तो इस वैल्यू में फंक्शन का चेंजेस आता है, ठीक है। तो और ये चीज होता है, यहां से यहां तक सिर्फ नहीं होता, यहां से यहां तक भी हो सकता है। इस फंक्शन का जो ब्रांच कट की बात कर रहा हूं, ब्रांच जो लाइन है, ये -1 to इन्फाइनाइट भी जा सकता है, -1 to, अगर यहां पे भी तुम लोग लोगे ना, सेम ही बात नहीं हो गया। यहां पे भी अगर यहां पे इससे बाहर ले रहे हो या फिर इससे अंदर ले रहे हो, कहीं से भी तुम लोग रोटेट कर रहे हो, वही एक ही चीज हो जाएगा, क्रॉस तो करेगा ही, ठीक है। एक साइड को अगर क्रॉस ना करके हम लोग तो रोटेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिमिलरली ये वही होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो अभी चलते हैं इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। तो ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, पहली बात है, इसको हम लोग एक बार लेते हैं ln z का एग्जाम्पल। तो ये लॉगरिथमिक जितने भी ये फंक्शन होते हैं ना, ये होते हैं क्या, ये होते हैं इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। तो इसमें क्या क्या रहते हैं, पहली बात, ये जो ln z है, इसको अगर हम लोग कैसे करें, फंक्शन ऑफ z, ये है ln z, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये होता है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ z, वे हाफ इनफाइनाइट वैल्यूज 0 to इनफाइनाइट। मतलब ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ f of z मिलता है इसमें। ये कैसे मिलता है, पहली बात बताओ। पहली बात तो z का वैल्यू हमको क्या पता है, z होता है e⁻r e⁻iθ, ठीक है। अगर हम इसका ln लेंगे तो होगा क्या, ln r e⁻iθ। ln होता क्या है, log ऑफ, ये बेस e होता है, ठीक है। तो हमको तो पता है e होता है, e को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, iθ प्लस 2nπ, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो होगा क्या, ln r e⁻iθ, हम पोलर फॉर्म में लें तो ln r प्लस मल्टीप्लीकेशन है, तो ये होगा क्या, e⁻iθ, ठीक है। e⁻iθ प्लस ये तो पावर सेम रहेगा, ठीक है। ये ln तो रहेगा ही, ln e⁻iθ प्लस 2nπ। तो ये होगा कितना टर्म, ये ln r प्लस ln r प्लस ये होगा e तो ln e कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा कितना यहाँ पे iθ 2nπ। अब देखो, अब कैसा रहा, इसमें ln r रहा, उसके साथ iθ 2nπ, ठीक है।
अगर n की वैल्यू हम लोग 0 करेंगे तो होगा कितना, ln r प्लस आयोटा थीटा। ये प्रिंसिपल ब्रांच होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कोरिस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t, तो इसका जो पोल से वो कहाँ कहाँ पे आएंगे, लॉन का ये जो लॉन z का ये जो फंक्शन है f ऑफ z, इसका पोल कहाँ कहाँ पे आएंगे, एक बार सोचो। पोल बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रांच पॉइंट, ठीक है। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसमें ब्रांच पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो ब्रांच पॉइंट इसके कहाँ कहाँ पे आएंगे, पहली बात तो लॉन r की वैल्यू आप लोग अगर क्या करो 0 कर दो, तब होगा क्या, ये होगा कितना, इन्फाइनाइट को टेंड कर जाएगा। तो ये तो फिर क्या होगा, इन्फाइनाइट को अगर जा रहा है तो ये होगा इसका ब्रांच पॉइंट, और दूसरा होगा इसका इन्फाइनाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ब्रांच पॉइंट्स रहेंगे, 0 एंड इन्फाइनाइट, ठीक है। ये होता है इन्फाइनाइट ब्रांचेस ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। और इसको अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा चल, क्योंकि ये एक दो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा पूरा फुल, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में अगर बताऊंगा तो इतना ही बस याद रखो, ये जो लॉग है ये एक इन्फाइनाइट ब्रांचेस मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इन्फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड आते हैं, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे, फिर ये होता क्या है, पहली बात तो देखो एक बार, यहाँ पे हम लोग अगर ग्राफिकली भी देख ले इसको, ये कोई r है, कोई रेडियस पे ये पॉइंट है, ठीक है। ये z प्लेन में हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे एक लेते हैं w प्लेन कंसिडर करते हैं। w होता है क्या, ये जो है ना ln r होता है, ये इसको u हम लोग कंसिडर करते हैं जो कि रियल एक्सिस रियल वैल्यू है, और जो आयोटा थीटा है इसको हम लोग लेते हैं v, जो इमेजिनरी लेते हैं u प्लस आयोटा v हम लोग लेते हैं ना उसमें। तो सिमिलरली इसको अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसमें होगा क्या, ये इमेजिनरी और ये रियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी वैल्यू पे z की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एक बार रोटेट करें तो होगा क्या, यहाँ पे होगा n1 होगा, तो एक पाई रोटेशन पे यहाँ पे एक i आड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो पहला का जो पोजीशन था, ये एक i आड अगर होगा तो इमेजिनरी प्लेन के साथ एक प्लस आड हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस i एक आड होगा यहाँ पे, और फिर से अगर रोटेट करेंगे तो फिर से ये क्या करेगा, फिर से i ऊपर बढ़ता रहेगा। तो इमेजिनरी जो टर्म है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके कितने वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड है। तो इसीलिए इसको यही चीज बता रहा है, कोरिस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जेड वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड, क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन था पहले देखते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा डिस्कस बहुत ज़्यादा हो गया डिस्कस, अभी चलते हैं ये वाला क्वेश्चन जो था इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने सीखा कि क्या होता है, ब्रांच पॉइंट क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें वो होगा क्या, कैसे होगा, एक बार सोचो तुम लोग 2 मिनट के लिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। तुम लोग पॉज करके इसको देख लेना कैसे होता है। पहली बात हमें गिवन है ये पावर 1/2 है, ठीक है। पहली बात इसको हम लिखते हैं, फिर से रीराइट करते हैं, इसको येलो कर देने में अच्छा रहेगा। तो z माइनस 5z प्लस 6 को, इसको अगर हम लोग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 2 2 3 2 इंटू 3 6 3 2 5, z माइनस 2 इंटू z माइनस 3, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाई ये जो नीचे वाला टर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका पावर 1/2 गिवन है। तो पहली बात अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो ब्रांच पॉइंट किसका निकलता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डिनोमिनेटर है ये वाला टर्म, ये z की पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है मतलब z की पावर 2 है, मतलब ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, ये है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका तो पोल आएगा, सिंपल पोल आएगा, ठीक है। और ये जो z माइनस 2 z माइनस 3 ये है, इनका पावर क्या है, z माइनस 2 का पावर है 1/2, z माइनस 3 का पावर है 1/2। तो इसमें होगा क्या, z का क्या है, z को अगर z प्लस 1 को अगर z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 करिए तो सिंपल पोल आएगा। इन दोनों को अगर निकालोगे तो निकलेगा क्या, इन दोनों को z इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 पे ये जो पोल मिलेंगे, पोल नहीं इसको जो इस ब्रांच पॉइंट मिलेंगे, इसके लिए
मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए, तो होंगे क्या 2 और 3, ये होंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए ब्रांच पॉइंट्स। तो इसने पूछा है क्या, द ब्रांच लाइन पूछा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइन क्या होता है, ठीक है। तो ब्रांच लाइन ये किसके बीच में होता था, 2 ब्रांच पॉइंट के बीच में होता था ब्रांच लाइन। हम लोगों ने इससे पहले जो आयोटा माइनस आयोटा का लिया था, तो ये होते कैसे थे, ऐसे। यहां पे कितना गिवन है, ये रियल पे गिवन है 2 3 गिवन है, ठीक है। ये इमेजिनरी है। तो हम लोगों का ये होगा कि अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिट, 2 टू इन्फिनिट तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इज इक्वल टू -1 टू z इज इक्वल टू 3, -1 टू 3 होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 2 टू 3, ये होगा आंसर, ये होगा इसका ब्रांच कट या फिर ब्रांच लाइन बोल सकते हो, ये होगा इसका आंसर। तो समझ गए कितना आसान था ये क्वेश्चन। CSR 2023 आई थिंक इसमें पूछा गया है, अभी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसके आगे। अब ये क्वेश्चन है जो ये भी CSR का है, अभी रिसेंट ईयर का ही है ये क्वेश्चन। तो इसने पूछा है कंसिडर द फंक्शन f of z इज इक्वल टू 1/z ln 1 minus z, ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस थीटा से थीटा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में है। अच्छा ठीक है, द ब्रांच पॉइंट्स एट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिट एंड ए पोल z इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर 0 से थीटा के बीच में लेस देन 2 पाई, या फिर ब्रांच पॉइंट्स z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिट एंड ए पोल z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा, branch points at z is equal to 1 and z is equal to infinite and a pole at z is equal to 0 for all theta and other 0 to less than theta less than 2 pi और 0 ब्रांच पॉइंट z is equal to infinite। तो एक 2 मिनट के लिए सोचो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। f of z गिवन है 1/z 1 minus ln 1 minus z, ठीक है। एक बार अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें, ये किस तरह का फंक्शन है, अभी हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया था मल्टी वैल्यूड फंक्शन में क्या कौन सा टाइप का है, इन्फिनिट वाला है, ठीक है। तो इन्फिनिट वाला अगर है, इसमें हम लोगों को हमने उस टाइम पे ln z के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसका जो उसका तो आ रहा था कहाँ पे, ये तो पहली बात ये है f of z 1/z, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो z है, z को अगर हम लोग 0 पुट कर दे तो ये तो इसका ब्रांच पॉइंट हो सकता है क्या, z को अगर 0 पुट करे, एक बार सोचो होगा क्या। या फिर ln को अगर हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, ln को 0 करना है 1 minus 1, तो z की वैल्यू अगर 1 पुट करें, ये तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ये तो ब्रांच पॉइंट होगा इसका। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा और एक और पॉइंट होगा z इन्फिनिट अगर हो गया तो ये भी होगा एक ब्रांच पॉइंट, यहाँ देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो z अगर 0 अगर हम लोग सोचे एक बार, z 0 ये पॉसिबल है क्या, z 0 अगर हम लोग ले यहाँ पे ब्रांच पॉइंट, ये पॉसिबल है क्या, ये किस तरह का है, ये सिंगुलरिटी को टेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। क्यों, एक बार देखो, इसका अगर हम लोग एक्सपांशन ले लेते हैं ln 1/z का, z माइनस जेड क्यू z² 2 माइनस ZQ 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ अगर 1/z हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना देगा, -1 माइनस ये कितना आएगा, माइनस ये ऊपर के, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे पावर जो रहेगा ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी नीचे पावर नहीं है और पॉजिटिव में है, मतलब यहाँ पे हम लोग अगर z को 0 भी पुट करते हैं, यहाँ पे कोई भी सिंगुलरिटी शो नहीं करेगा। तो ये है किस टाइप का, रिमूवेबल सिंगुलरिटी के जैसा ही है, ठीक है। तो हम लोगों को अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, z इज इक्वल टू 0, सॉरी z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू इन्फिनिट। पहला ऑप्शन देख लेते हैं किसमें किसमें है, 1 इन्फिनिट 1 इन्फिनिट 1 इन्फिनिट, ठीक है। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 0 1, ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है।
एक तो नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रांच पॉइंट, क्योंकि ये वो रिमूवेबल है, हम लोग रिमूव कर सकते हैं उसको। पहली बात तो यहाँ जो होता है ऑप्शन देखते हैं, ब्रांच पॉइंट्स आर द z=1 z=∞, ये तो गिवन है। रिपोर्ट दैट z=0 ओनली फॉर 0 to 2π के बीच में थीटा गिवन है, ठीक है। तो 0 to 2π के बीच में वो होता क्या है, वो कौन सा ब्रांच होता है? वहां पे हम लोगों को पता है 0 से 2π के बीच में जहां पे n=0 होता है, वो होता क्या है, वहां पे कोई रोटेशन होता है क्या? वहां तो फंक्शन सिंगल वैल्यू रहता है। तो अगर हम लोग यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच पे फंक्शन क्या रहता है, सिंगल वैल्यूड रहता है। लेकिन जब हम उसको आगे करेंगे n=1 n=2, उस टाइम पे क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू चेंजेस हो जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे, तो उस केस में वो होगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर ऑल थीटा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, यहां से 0 फॉर ऑल थीटा अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसको छोड़ के जो होगा वो होगा हमारा आंसर, ठीक है, वो होगा हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यही होगा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल था क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रांच पॉइंट से वैसे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अभी चलते हैं इसके आगे। तो ये भी है CSR का क्वेश्चन, ठीक है। इसको तुम लोग 2 मिनट के लिए पॉज करके सॉल्व करना, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या गिवन है हम लोगों को, गिवन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -∞ से ∞ cos πt/2r t² - r² dt, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन गिवन, ये फंक्शन तो इवन फंक्शन ऊपर गिवन है, ठीक है, कॉस तो इवन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको पहले ये t है, इसको पहले z पे ये क्लोज इंटीग्रल ले लेते हैं इसका, cos पाई यहाँ पे z/2r, ये होगा कितना, z² - r² dz। इसको ऐसे लिखते हैं, तो होगा कितना, इसको अगर हम लोग यहाँ से पोल्स निकाल दे तो होगा z + r इंटू z - r = 0, इम्प्लाइज दैट z होगा -r, z होगा +r। दो वैल्यू निकल रहे हैं यहाँ पे, पोल +r और एक -r आ रहा है, ये दोनों के दोनों रियल आ रहे हैं, यहाँ पे तो इमेजिनरी टर्म है ही नहीं। तो अगर हम लोग इसको एक बार देखें, पहले इसको कॉस है, कॉस को अगर हम लिखना चाहें इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कैसा होगा, e⁻i पाई z/2r डिवाइडेड बाय, ये होगा कितना, z² - r², ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास है, तो इसमें से हम लोगों को तो पोल मिल गया है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है जो कंटूर था इसका, जो हम लोग लेते हैं, हमारे पास पोल मिला है -r +r, ये दोनों के दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं, रियल पे ही लाई कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। तो अगर रियल पे लाई कर रहे हैं तो इसका हम लोगों को रेसिड्यू थ्योरम से क्या पता था, तो रेसिड्यू थ्योरम हम लोगों को पता था अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, यहाँ पे 2πi नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रियल एक्सिस पे है, इसीलिए यहाँ पे होगा क्या, 2π बोल रहा हूँ, ये होगा रेसिड्यू at +r और प्लस रेसिड्यू at -r, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे होगा क्या, पहली बात तो πi रेसिड्यू +r के लिए कितना होगा, इसको अगर अलग से निकाल देते हैं, यहाँ पे कहीं साइड में निकाल देते हैं πr के लिए, तो लिमिट z टेंड्स टू +r अगर होगा तो z - r इंटू ये होगा e⁻i पाई r/r, r कैंसिल हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा z + r इंटू z - r, ठीक है। तो z - r कैंसिल हो जाएगा, अगर r हुआ तो यहाँ पे होगा कितना, e⁻i पाई/2, e⁻i पाई/2/2r। तो e⁻i पाई/2 कितना होता है, cos π/2 प्लस i sin π/2, ये तो होगा कितना, cos π/2 कितना होता है, ये होता है 0,
और ये आयोटा साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है, तो ये होगा मतलब आयोटा इंटू मल्टीप्लाइड में है तो आयोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कितना होगा, ये होगा आयोटा अपन 2r, ठीक है। और इसको अगर हम लोग देखें ये कितना होगा, ये होगा कितना रियल, ये माइनस आर लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस लिमिट z टेंस टू माइनस आर, ये होगा कितना e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय ये z प्लस आर ये कट जाएगा, ये माइनस 2i रहेगा, ठीक है, माइनस 2 रहेगा, नीचे माइनस 2r रहेगा, तो माइनस 2r रहेगा, ऊपर है आयोटा, ये होगा माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा अपन माइनस 2r, तो होगा कितना आयोटा अपन 2r। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, ये 2r मतलब होगा आयोटा बाई r पाई आई इंटू आयोटा बाय आर, ये होगा कितना माइनस पाई अपन आर, ये होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। तो इससे चलते हैं इससे आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये भी है CSR का, ये कैसे होगा सोचो एक बार, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है इसको, द वैल्यू ऑफ द क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें फंक्शन क्या गिवन है, जेड क्यूब अपन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, ये गिवन है। नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या कहें, यहाँ पे कुछ गिवन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल द सी इज द क्लोज कंट्रोल 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अच्छा, ट्रैवर्स्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ठीक है, हम लोग पहले इसका देख लेते हैं क्या, इसको नीचे वाले टर्म को हम लोग निकालते हैं, ये क्या होगा z माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2, ये होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें कितना होगा, z माइनस 3 जेड क्यू अपन z माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोगों को पोल क्या क्या मिल रहे हैं, 3 और 2 मिल रहे हैं यहाँ पे पोल्स, सिंपल पोल्स है। तो इसको अगर हम लोग इससे सॉल्व करें द वैल्यू ऑफ द क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे जो गिवन है सर्कल का इक्वेशन, ये कितने ये 2.5 के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पोल आ रहा है 2.5 के अंदर, रेडियस 3 तो नहीं आ रहा है, 2 ही आ रहा है, सिर्फ ओनली 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसको कंसिडर करेंगे, 2 को ही कंसिडर करेंगे। तो रेसिड्यू थ्योरम का अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे 2 पहले कर देते हैं, लिमिट ले लेते हैं इसका, ठीक है, लिमिट z टेंस टू, ये होगा कितना z टेंस टू 2, ठीक है, 2 अगर टेंस करेगा z क्यू अपन, ये रहेगा z माइनस 2, ये z माइनस 2 टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये z माइनस 3, ये होगा कितना, अगर 2 पुट करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय, ये होगा -1, तो ये होगा -8। तो हम लोग अगर यहाँ पे यूज करते हैं 2 पाई आई इंटू ये कितना है -8 है, तो ये निकलेगा कितना -16 पाई आई, इसका आंसर। कॉची रेसिड्यू थ्योरम हमने यूज किया, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, यहाँ पे -16 पाई आई इसका आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन CSR में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आराम से कर लोगे। और ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन नॉट बी द रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ये भी CSR का है, ठीक है। कौन सा फंक्शन रियल पार्ट नहीं होगा इसका, आई थिंक ये कैन नॉट नहीं, कौन सा पार्ट बी द रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। कौन सा रियल पार्ट होगा अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, कैसे होगा, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। क्या होता है, एनालिटिक अगर कोई फंक्शन होगा वो शेयर इक्वेशन को पहले फॉलो करेगा,
अगर CR इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों हार्मोनिक होना चाहिए। हार्मोनिक के लिए हमने क्या कंडीशन लिया था, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। यहाँ पे xy पे है, ठीक है। तुम लोग एक एक करके चेक करना क्या होगा। पहली बात है यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, रियल पार्ट मतलब u की बात कर रहा है, ठीक है। डेल टू u अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी अपन डेल भी स्क्वायर सॉरी डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए डेल टू यू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टर्म आएगा ये चीज, पहली बात तो पहला टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई है तो u अगर इसको कंसिडर करे तो डेल यू अपन डेल एक्स कितना होगा 2xy होगा। फिर उसका अगर डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या होगा, ये होगा 2y। अगर विथ रिस्पेक्ट टू y में लेंगे इसका डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर फिर आके 0 हो जाएगा। तो दोनों का एडिशन तो 0 नहीं बन रहा है इसमें, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर दूसरे ऑप्शन को देखते हैं क्या होगा, इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा 2x विथ रिस्पेक्ट टू x में अगर लेंगे, फिर से अगर लेंगे इसके आगे तक 2 होगा। वाई स्क्वायर का अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y में लेंगे तो क्या होगा 2y माइनस 2y होगा। फिर से अगर लेंगे माइनस 2 होगा। तो -2 + 2 ये तो 0 आ रहा है, तो ये हार्मोनिक हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सीधा बी होगा और चेक करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोगों को कंडीशन पता है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है विथ, ये भी CSR का है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखें क्या है, विथ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई which of the following functions f x y is not a complex analytic function of z। ये क्या होगा, नॉट ए एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। ये पूछा है कौन सा एनालिटिक नहीं होगा। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसको, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनालिटिक जब कब नहीं होता है, पावर फ्रैक्शन आ जाते हैं या फिर अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, फ्रैक्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे है x प्लस आयोटा वाई, ये है क्या z माइनस 8 का क्यूब, ये तो ठीक है। और अब देखते हैं कौन, ये तो एनालिटिक होगा। और इसमें अगर देखें x प्लस आयोटा वाई, ये तो है z की पावर 7, 1 माइनस ये है, ये अगर होगा इसको अगर कॉमन ले लेंगे सेकंड वाला ऑप्शन में, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये तो फिर ये तो वही है z टू पावर 7 इंटू 1 माइनस ये हुआ z का क्यूब, ठीक है। इस ये तो वही होगा। अब ये भी एनालिटिक होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन को देखते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये किसका होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा ये इन दोनों का अगर देखें ये किसका है, ये जेड स्क्वायर का टर्म है, तो होगा कितना 4 प्लस जेड स्क्वायर का 7 पावर 7 है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी ये क्या है, ये एनालिटिक है। और चौथा ऑप्शन अगर हम लोग देखें 1 माइनस एक्स ये प्लस एक्स आयोटा वाई, ठीक है। इसको अगर हम लोग फिर से लिखते हैं क्या होगा 1 यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे x माइनस आयोटा वाई, इसका पावर 4 गिवन है, ठीक है। यही तो है, ये है क्या z का पावर, z का कॉन्जुगेट है, तो z का कॉन्जुगेट का पावर 4 गिवन है और बाकी टर्म देखने की जरूरत भी नहीं है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये z का पावर कॉम्प्लेक्स है और इसका तो हम लोग ये एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। ये नॉट एनालिटिक होता है इसका डिफरेंशियल। तो इसके आगे अब इसका क्या ही बोलिए, आंसर तो डी ही होगा इसका, ठीक है। चलते हैं इसके आगे वाले ऑप्शन को, मतलब क्वेश्चन को। इसमें क्या गिवन है, ये भी CSR का प्रीवियस ईयर का है, ठीक है क्वेश्चन। इसको अगर हम लोग देखें, गिवन दैट द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट dx अपन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपन 2y। तो पूछा है ये वाला वैल्यू निकालने के लिए dx अपन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले सोचो 2 मिनट के लिए, ठीक है। इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में अगर ट्राई करें तो होगा क्या, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है।
मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा इसमें। इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं कैसे। हम लोगों को गिवन क्या है, 0 से इन्फानाइट dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपन 2y गिवन है। हम इसमें क्या करते हैं, ये वाला टर्म हम लाने की कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर ये वाला टर्म लाने की कोशिश करें तो होगा क्या, विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग y से डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो होगा क्या, इसको अगर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y में तो होगा डिफरेंशिएशन इसका होगा 0 to इन्फिनिटी तो रहेगा -2y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे dx है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे रहेगा कितना, इसका अगर लेंगे माइनस पाई अपन 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा क्या, ये जो 2 है उस तरफ अगर भेज दें हम लोग, 2y अगर उस तरफ भेज दें, 0 to इन्फानाइट है, लिमिट तो सेम है दोनों का, ठीक है। 0 to इन्फानाइट, अगर लिमिट सेम नहीं होता तब अलग चीज़ होता, ठीक है। यहाँ पे लिमिट सेम है तो हम इसको कितना होगा, dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा कितना, ये अगर 2y उधर चला गया, पाई अपन 4y स्क्वायर, ये है इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। सॉरी, ये कितना गिवन था, यहाँ पे स्क्वायर गिवन था शायद, आई थिंक स्क्वायर गिवन था। यहाँ पर शायद स्क्वायर गिवन था, तो इसको अगर हम लोग उस तरफ भेजेंगे ये होगा क्यूब होगा, ठीक है आंसर। तो इसका आंसर होगा पाई अपन 4y क्यूब, ठीक है। तो पाई अपन ये होगा कितना, 2y अगर हुआ यहाँ पे, ठीक है, डेल अपन डेल वाई ये होगा, अरे यहाँ पर स्क्वायर गिवन नहीं था, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर गिवन नहीं था, मैंने माय फॉल्ट। यहाँ होगा क्या होगा, ये जो है ना 2y है, ये जो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है, यहाँ मैंने स्क्वायर करना भूल गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू y से डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रहा, फिर से एक और y यहाँ से आगे जुड़ गया इस तरफ, ठीक है, पावर एक और ऐड हो जाएगा इसका, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया पाई अपन 4y क्यूब, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये गिवन है, इफ ये भी CSR का है, ठीक है। इफ C इज द कंटूर डिफाइंड बाय Z का मॉड्यूलस 1/2, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पूछा है, क्या होगा, क्या होगा इसका वैल्यू। इसमें क्या है, फंक्शन गिवन है हमको, तुम लोग सोचो पहले 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाय द वे इसको अगर हम ऐसा सॉल्व करें, साइन स्क्वायर z गिवन है, इसको अगर हम लोग 0 डिनोमिनेटर को 0 पुट करें तो होगा क्या, पोल क्या क्या आएंगे इसमें, हम लोग को साइन z को अगर 0 पुटते हैं ये n पाई होता है, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो प्लस और माइनस n पाई, पोल्स हम लोगों को z इज इक्वल टू प्लस और माइनस n पाई आएंगे, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, इससे बेटर है हम लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखें क्या होगा, z माइनस साइन का एक्सपेंशन 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 अपन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको देखें तो क्या होगा, z को अगर हम लोग कॉमन ले आए, ठीक है, यहाँ पे रहेगा कितना 1 माइनस z अपन 3 फैक्टोरियल प्लस z अपन z टू द पावर 4 अपन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये डिवाइड में है, 1 डिवाइड में है, तो इसको अगर हम लोग ये इस वाले टर्म को अगर ऊपर x या फिर कुछ t मान के ऊपर ले ले तो होगा कितना 1 अपन z इंटू ये होगा,
ये सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर टर्म था ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर अगर है तो जेड स्क्वायर नीचे कॉमन आएगा, तो जेड स्क्वायर अगर कॉमन आ रहा है यहाँ पे होगा कितना 1 माइनस ये 1 प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर अपन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 अपन 5 फैक्टोरियल प्लस अब डर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हम लोग 1/z वाला टर्म मिलेगा यहाँ पे। और 1/z का टर्म हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में ये 1/z का टर्म का कोएफिशिएंट जो होता है हमको रेसिड्यू फाइंड आउट करके देता है। तो जो रेसिड्यू होता है उससे हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वो टर्म एब्सेंट है, तो हम लोगों को अगर वो टर्म एब्सेंट है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, आंसर इसका सी निकलेगा, ठीक है। तो चलते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इससे आगे वाला क्वेश्चन ये भी CSR का है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग एक बार रीड कर दीजिए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल गिवन है, ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग सोचिए 2 मिनट के लिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये गिवन है, इसको हम लोग क्लोज इंटीग्रल में ले आते हैं, ठीक है। इसको ये साइन 2x, इसको पहले z में लिखते हैं, साइन 2z अपन z क्यूब। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, इसको हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा 2z अपन z क्यूब, हाँ ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे पोल कितना है, z इज इक्वल टू 0 पे पोल है, कितने ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का पोल है, यहाँ पे पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 पे अगर 3rd ऑर्डर का पोल है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोगों को पता था रेजिड्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/n-1 का फैक्टोरियल d, अगर nth ऑर्डर का पोल होगा तब हम लोग कैसे निकालते थे रेजिड्यू, ऐसे dn-1 अपन dz, इसका n-1 ये z माइनस z0 कोई अगर गिवन होगा पोल और फंक्शन ऑफ z, ये होता था रेसिड्यू का फॉर्मूला, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो अगर हम लोग देखें 1/3-1 का फैक्टोरियल, ये होगा कितना d2 n-1 मतलब 2 होगा d2 अपन dz स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर आयोटा, सॉरी यहाँ पे e टू द पावर आयोटा नहीं होगा, यहाँ पे पहले होगा ये वाला पहला वाला टर्म, हम लोग देखते हैं क्या था, z माइनस 0 का होल क्यूब इंटू फंक्शन क्या है e टू द पावर आयोटा 2z अपन z क्यूब, z क्यूब यहाँ से सीधा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद होगा क्या 1/2 इंटू d2 अपन dz स्क्वायर, यहाँ पे e टू द पावर आयोटा 2z है, ठीक है, 2 आयोटा फिर से लेंगे तब फिर से आ जाएगा 2 आयोटा, रहेगा कितना e टू द पावर 2 आयोटा, z की वैल्यू कितना लेगा 0 लेना है, 2 आयोटा इंटू 0, तो ये वाला टर्म कितना 1 ही हो जाएगा, तो नीचे वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो रहेगा बचेगा कितना यहाँ पे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना है -2, यहाँ पे होगा कितना -2, ये होगा नीचे हाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 निकलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बात देखें, हम लोगों के पास लास्ट टाइम कॉस था वो रियल था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास साइन है, ठीक है, और इसका जो पोल है वो किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, रियल एक्सिस पे पोल लाई कर रहा है 0 पे, ठीक है। और अगर रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे अगर हमको पता है साइन के लिए यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा पाई आयोटा, ये कितना है होगा पाई आयोटा इंटू जो रेसिड्यू, लेकिन आ कितना रहा है -2 पाई आयोटा, इसमें लेना कितना है हम लोगों को, इसमें इमेजिनरी टर्म लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर हम इमेजिनरी लेंगे तो कितना होगा, इमेजिनरी ऑफ -2 पाई आयोटा, इसका आंसर कितना आएगा -2 पाई, ये साइन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर -2 पाई आ गया। ये बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है, ये भी CSR का है, ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अगर देखें ये क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है e टू द पावर z प्लस e टू द पावर 1/z, अबाउट z इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको अगर हम लोग एक बार देखें तो पहले इसको हम लोग समेशन में लिखते हैं, कैसा होगा, e टू द पावर z का एक्सपेंशन हम लोगों को क्या पता है 1 + z + z² अपन
2 फैक्टोरियल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। 1/z का भी ऐसा ही है, बस z की जगह 1/z पुट करना है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखे तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, ये होगा कितना, z टू द पावर n अपन n फैक्टोरियल होगा। तो प्लस इसके साथ क्या होगा, z ये होगा कितना 1/z का पावर n, 1/n फैक्टोरियल, ये टोटल इसमें आ जाएंगे। इसको अगर कॉमन लेंगे तो होगा कितना, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n, सॉरी 0 टू इन्फाइनाइट, ये होगा 1 ये कितना होगा z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n, ठीक है। ये वाला टर्म रहेगा और बाहर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 1/n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही वाला टर्म, चारों के चारों टर्म सेम है क्या, ये पहला ये तो सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं इसका ये कहाँ पे ये टर्म डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। पहली बात, अगर z इज इक्वल टू 0 पे लेंगे, ठीक है, अगर z इज इक्वल टू 0 पे लेंगे तो ये होगा कौन सा, e टू द पावर z जो है, z इज इक्वल टू 0 पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दूसरा वाला टर्म क्या होगा, e टू द पावर 1/z, ये इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है, e टू द पावर इन्फाइनाइट, ये तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। पहला पोल मिल गया कहाँ पे, z इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा अगर हम लोग इन्फाइनाइट लेंगे तो ये वाला टर्म भी इन्फाइनाइट को टेंड करेगा। तो यहाँ पे दो पोल हम लोग को नजर आ रहे हैं, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, वो किस रीजन के लिए होता है, एनुलर रीजन के लिए। दो पोल अगर है, यहाँ पे कोई इन्फाइनाइट है, यहाँ पे कोई z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इन दोनों रीजन के लिए होता है लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वैलिड रहेगा, इनमें से 0 to 1 ये तो नहीं होगा, तो इसका मॉड्यूलस इसके बीच में होगा, ठीक है। ये वाला आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं, अब कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो यहीं तक था। और बाकी देखते हैं गाइस, अगर हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रहेंगे तो मैं उनको शॉर्ट्स में डाल दूंगा, या फिर हो सके फिर आगे हम लोग मैराथन सेशन भी लेंगे, उनमें से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो आंसर वगैरह अगर लेंगे रिवीजन सेशंस मैथमेटिकल फिजिक्स के, उनमें हम लोग किसको डिस्कस कर लेंगे, और बाकी अगर कोई टॉपिक रह गया हो, और अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक में डाउट है, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या डाउट है। और उसके साथ एक और अपडेट भी है कि जो 16 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अनअकैडमी की तरफ से एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आ रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए, उससे कि आप लोगों को वैसे फ़ायदा ये रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे एक साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे मॉक टेस्ट को, तो उसमें फ़ायदा होगा कि तुम लोगों को लाइव मतलब एक एक्सपीरियंस रहेगा कैसे एग्ज़ाम देते हैं उससे एग्ज़ाम से पहले, और उसके साथ साथ तुम लोगों का जो एग्ज़ाम का रैंकिंग है ना, तुम लोग एग्ज़ाम दे रहे हो उस पर रैंकिंग तुम लोगों को मिलेगा कि कौन सा कितना रैंक आप लोग, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट आगे करना है, क्या क्या ज़रूरत है, ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, एंड करते हैं अभी इस वीडियो को, अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।